हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज हम बात करेंगे कर्व्स के बारे में। एक्चुअली ऐसा है कि ये वीडियो मेरे को रिपीट बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमने पूरा नहीं कोऑर्डिनेटर तक समझा दिया था। पूरा वीडियो नहीं, कम से कम आधे घंटे से ऊपर का वीडियो था जिसको एडिट करते समय ही डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ रहा है, उसको वापस बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खैर अब तो करना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, चलो तो आज बात करते हैं फिर से कर्व्स। मैं विनोद मौर्य। आज हम बात करेंगे जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री का पहले ही मैंने वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो देखने से पहले जो मेरे पहले की वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जियोमेट्री को समझने के लिए उसके बेस तक जाना पड़ेगा। जब तक आप बेस तक नहीं जा पहुंचोगे तब तक आपको जियोमेट्री पता चलेगा नहीं, तो इसलिए आपको पहले की वीडियो को देखना पड़ेगा। चलो तो अब बात करते हैं कर्व। जियोमेट्री के अंदर एक आता है कर्व। तो कर्व क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, a figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil। यानी क्या बोल रहे हैं कि कोई एक प्लेन सरफेस है, कोई एक कैसा है प्लेन सरफेस है, उस पर क्या करना है अपने को, कोई भी एक फिगर बनाना है पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने ये फिगर बनाया, ठीक है, पेंसिल की हेल्प से विदाउट लिफ्टिंग। यहां बोला है विदाउट लिफ्टिंग। देखो विदाउट लिफ्टिंग इट, यानी बिना उठाए हुए अपने को यानी क्या करना है, फिगर बनाना है, उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं ट्रायंगल बनाता हूं बिना लिफ्ट किए हुए मेरे पेन को। ठीक है, देखो यहां से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट हुआ मेरा। ठीक है, मैं बिना लिफ्ट किए हुए मैं क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, तो ये क्या हुआ, एक कर्व हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये कर्व हुआ। ये देखो इधर, ये बिना पेन को मैं लिफ्ट किए हुए क्या कर रहा हूं, मैं एक फिगर बना रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। कर्व का डेफिनेशन क्या है, अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मतलब बिना उठाए हुए, विदाउट लिफ्टिंग मतलब बिना उठाए हुए क्या करना है, आपको एक फिगर बनाना है, जिसको क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। अब कर्व के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, कर्व के ऐसे तो 3 टाइप्स हैं और तीनों के 3 टाइप्स हमने देखते हैं। टाइप्स ऑफ कर्व्स, फर्स्ट है ओपन कर्व, सेकेंड है क्लोज कर्व्स, थर्ड है सिंपल कर्व्स। अब नहीं देखते हैं ओपन कर्व में क्या है। तो ओपन कर्व क्या है, अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन कर्व। मतलब क्या, मतलब कि ऐसा कर्व जिसको अपने ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बिना लिफ्ट। देखो जैसे कि ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अब मैं कर्व बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब ये कर्व जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, एक जगह मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्लोज कर्व नहीं है, क्या ये ओपन कर्व है। मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक जगह मीट ना करे, ठीक है, तो क्या होता है, वो ओपन कर्व होता है। ठीक है, तो खाली ऐसे, खाली लाइन में ऐसे ही होता है, तो लाइन में भी होगा। जैसे देखो अब एक लाइन बनाया मैंने बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए, मैंने क्या किया, एक कर्व बनाया, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है सेम पॉइंट पे आके मिल नहीं रहे, तो ये क्या होगा, ओपन कर्व होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, अब यहां देखो, देखो ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा इसका एंडिंग पॉइंट। तो एक जगह मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है, अलग अलग प्लेस पे, तो ये क्या होगा, ओपन कर्व होगा। ठीक है, क्या होगा, ये ओपन कर्व। अब क्लोज कर्व की बात करते हैं। अ कर्व दैट बिगन्स एंड at the same point is called close curve. A curve that begins and ends at the same point is called close curve. मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर आके मीट करता हो, मतलब बंद हो जाता हो फिगर, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व। जैसे देखो अब मैं फिगर बनाता हूं, यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट घूमते घूमते, ठीक है, ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे जाके क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका एंडिंग पॉइंट भी यही है। ठीक है, तो जो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज कर दो। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम जगह पे आके मीट हो जावे, मिल जावे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज कर। तो खाली इसमें ही होगा, तो नहीं साइड वाले में भी होता है। देखो अब यानी मैं यहां पर बनाता हूं ट्राइंगल। देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो था इसका, इसको इरेज करता हूं। चलो देखो हम बनाते हैं ट्राइंगल। देखो तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और इसका
एंडिंग पॉइंट भी सेम पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो क्या होगा, ये क्लोज कर्व होगा। ठीक है, अब यानी रेक्टेंगल में देखते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्लोज कर्व होगा। क्लोज कर्व का मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर आके मिल जाता है उसको बोलते हैं क्लोज कर्व। ठीक है, अब बात करेंगे अपने सिंपल कर्व की। ठीक है, अब बात करेंगे सिंपल कर्व की। अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। मतलब कि ऐसा कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता उसको बोलेंगे सिंपल कर्व। जैसे कि देखो, अब एक मैं कर्व बनाता हूं, देखो ट्राइंगल हुआ। ठीक है, ये जो इसकी लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन अभी देखना इसमें है तो क्लोज कर्व ये, लेकिन क्या कर रही है, ये वाली लाइन को क्या कर दे रही है, इंटरसेक्ट कर दे रही है ये वाली लाइन को, तो ये क्लोज सिंपल कर्व नहीं होगा। ये है क्लोज कर्व है, लेकिन सिंपल कर्व क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद को क्या कर दे रहा है, खुद की साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो यहां पर क्या बोला है, विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, मतलब जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता हो वो होगा सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं है, ये क्लोज कर्व है। क्यों क्लोज कर्व है, क्योंकि ये खुद को इंटरसेक्ट कर दे रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा, क्लोज कर्व होगा। ठीक है, ये देखो यहां पर देखो, ये क्या है, सिंपल कर्व है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अब ये भी देखो, रेक्टेंगल में देखो, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम जगह पे आ रहे हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ये सिंपल कर्व होगा। चलो हम बात करेंगे पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन क्या है, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, किससे, खाली ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर हो, वो भी कैसा हो, सिंपल क्लोज कर्व हो। कैसा हो, सिंपल क्लोज कर्व हो, उसको बोलते हैं पॉलीगन। वो भी किससे बना होना चाहिए, खाली लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो अभी मैं एक बनाता हूं क्लोज, 1 2 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर है ये। ठीक है, क्लोज फिगर है, तो क्या ये पॉलीगन है। ठीक है, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर है, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है मेनी और गन्स मतलब क्या होता है, साइड्स। ठीक है, जैसे कि देखो पोली का मतलब क्या होता है, मेनी। ठीक है, मेनी, और गन का मतलब क्या होता है, गन का मतलब साइड। ठीक है, तो मतलब जिसमें मेनी मतलब यानी तीन या तीन से ज्यादा साइड हो और उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन। 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, इसके बाद पेंटागन आएगा वो भी पॉलीगन होगा, हेक्सागन आएगा वो भी पॉलीगन होगा। ठीक है, तो मतलब और यानी पॉलीगन में खाली साइड नहीं, अब देखो यानी इसमें एंगल भी तो हो रहा है, 1 2 3 एंगल। ठीक है, 1 2 3 4 एंगल, मतलब एक से ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा एंगल हो तो क्या बोलेंगे इसको, पॉलीगन। 3 या 3 से ज्यादा एंगल हो या 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, उससे मिलके बना हुआ एक क्लोज फिगर को क्या बोलेंगे, पॉलीगन। ठीक है, चलो देखते हैं पॉलीगन के टाइप्स ऑफ पॉलीगन। फर्स्ट है ट्राइंगल, सेकंड है क्वाड्रिलेटरल, थर्ड है पेंटागन, फिर उसके बाद फोर्थ है हेक्सागन, फिफ्थ है हेप्टागन, फिर ऑक्टागन। ठीक है, मतलब 8 साइड है, 9 साइड, 10 साइड, ऐसे आगे तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, पर मैंने खाली अभी ऑक्टागन तक ही लिया है। ठीक है, चलो तो ट्राइंगल में कितने साइड होंगे, ट्राइंगल में 1 2 3 साइड से मिलके बनी हुई क्लोज फिगर को बोलेंगे ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। इसमें एंगल कितने होंगे, 1 2 3 एंगल आएंगे इसमें। ठीक है, चलो अब आता है क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितने साइड होंगे, 1 2 3 4, तो 4 साइड से मिलके बना हुआ एक क्लोज फिगर को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब पेंटागन, इस पेंटागन में नाम में ही पेंटा मतलब 5, तो 5 साइड से बना हुआ 1 2 3 4 5 साइड से मिलके बना हुआ क्लोज फिगर पेंटागन कहलाता है। क्या कहलाता है, 6 साइड से मिलके बना हुआ क्लोज फिगर को क्या बोलेंगे, हेक्सागन।
ठीक है। अब यानी 1 2 3 4 5 6 7 साइड से मिलके बना हुआ क्लोज फिगर को क्या बोलेंगे, क्लोज फिगर को हेप्टागोन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही 8 साइड से मिलके बना हुआ क्लोज फिगर को ऑक्टागोन, ठीक है। बात करते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, अ डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार एक के बाद एक नहीं आते हो ऐसे पॉइंट। जैसे देखो ये अपना रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें देखो ये एक वर्टिक्स हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मतलब देखो एक के बाद एक नहीं आते हो। जो ये मैंने ये जो लाइन सेगमेंट को मैंने ज्वाइन किया, एक वर्टिक्स को छोड़ के ना, एक को छोड़ के करने का। यहां देखो ये एक वर्टिक्स, ये दूसरा वर्टिक्स, इसको छोड़ने का, एक के बाद एक नहीं आना चाहिए। यहां पर बोला नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स, मतलब जो एक के बाद एक नहीं आ रहा हो। तो यहां पर देखो ये वाला वर्टिक्स और ये वाला, ठीक है, ये दोनों, क्यों, क्योंकि इसको छोड़ने का ना, इसके बाद ये आता है, इसको छोड़ देने का, फिर इसके बाद जो आवे उसको ये साथ ज्वाइन करने का। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टिक्स को छोड़ के दूसरे बार, ठीक है, मतलब ये अपना ये पहला वर्टिक्स, ये दूसरे को छोड़ देने का, फिर ये तीसरे के साथ ज्वाइन करने का, मतलब एक को छोड़ देने का, ठीक है। तो ये और ये इसको एक क्या हुआ, ये डायगोनल्स सेम टू सेम। अब यहां पर देखो ये वाला पॉइंट को लिया अपने ने, ये पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को छोड़ देने का, इसके बाद जो है तीसरा जो है उसको ज्वाइन करने का। तो ये क्या हो गया, डायगोनल्स सेम टू सेम। इसमें भी ये पेंटागोन है, पेंटागोन में देखो ध्यान से। अब यहाँ पर मैंने सपोज करो मैंने ये वर्टिक्स, ये वाले पॉइंट को लेता हूं, अब ये वाले पॉइंट को तो मैं एक को छोड़ना पड़ेगा ना, एक को छोड़ना पड़ेगा, तो डायगोनल्स होगा। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या बोला, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स को ज्वाइन करना है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स को ज्वाइन करता। तो देखो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं इसको पूरा को ढक देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वर्टिक्स को मैंने लिया, तो दूसरे वर्टिक्स को छोड़ देने का, ठीक है, तीसरे के साथ ज्वाइन करने का। तो ठीक है, एक डायगोनल्स बना सेम टू सेम। यहाँ पर देखो अब मैं ये वाले वर्टिक्स को लेता हूं, तो इसको अभी दूसरे वर्टिक्स को छोड़ देने का, या तीसरे ज्वाइन करने का, मतलब एक आपने जो सिलेक्ट किया उसको लेने का, और जो दूसरा नंबर पे आता है उसको छोड़ देने का, फिर ये तीसरे वाले के साथ ज्वाइन करने का। ये क्या हुआ, एक डायगोनल्स हुआ, ठीक है। फिर सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये वर्टिक्स और ये वर्टिक्स बीच में छोड़ देने का, ठीक है। अब ये वर्टिक्स को मैं लेता हूं, तो ये तीसरे को छोड़ने, दूसरे को छोड़ने का, तीसरे को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो ये जो बना ये क्या हुआ, एक डायगोनल्स हुआ, ठीक है। फिर ऐसे ही ये पॉइंट को लेने का और इसको छोड़ने का और इसके साथ ज्वाइन करने का, ठीक है। सपोज करो देखो यहाँ पर देखो एग्जांपल देता हूं, ये अपना एक पॉलीगन हुआ, ठीक है। अब ये पॉलीगन में 1 2 3 4 वर्टिक्स है। इसमें क्या करने का, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को जोड़ने का। देखो ठीक है। अब ये अपना डायगोनल, ये अपना पॉलीगन है, पॉलीगन में ये पॉइंट को और ये पॉइंट को छोड़ने का, एक के बाद एक, दूसरा आ रहा है इसको छोड़ देने का, ये तीसरे के साथ ज्वाइन करने का, क्या बन गया, डायगोनल सेम टू सेम। अब अपने ने ये वाले को लिया, तो यहाँ पर ये वाले को लेने का, ये वाले को छोड़ देने का, ये वाले पॉइंट को, एक के बाद एक, तो इसके बाद कौन आता है, ये आता है, इसको छोड़ देने का, इसका ज्वाइन करने का। सेम टू सेम यहाँ से भी वही होगा, ये वाला पॉइंट लिया अपने ने, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स होना चाहिए, मतलब यानी एक के बाद एक नहीं होना चाहिए, यानी एक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को लिया, तो ये वाले पॉइंट को छोड़ो, यहाँ पर ज्वाइन किया, तो क्या हुआ, डायगोनल्स हुआ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन, और सेकंड है सीएम बंद कर, चलो हाँ चलो टाइप बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन, और तीसरा है रेगुलर पॉलीगन, और चौथा है इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसा होता है, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ऐसा कोई जो पॉलीगन हो जिसमें कोई भी एंगल 180 से कम होना चाहिए, या कोई एक एंगल जो 180 के इक्वल भी हो सकता है, 180 से कम होना चाहिए, और ये 180 के इक्वल होगा कोई एक एंगल तो चलेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे देखो यहाँ पर एक
अब इसमें हर एक एंगल क्या है, 180 से कम है, ये भी 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 180 से कम है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या बोलता है कि लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब 180 से कम होना चाहिए, और इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 के बराबर भी हो जाएगा तो चलेगा, कोई तो भी वो क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी है 180 से तो कम ही है, 180 होता तो उसको स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये सब क्या है, 180 से कम है, जितने भी एंगल है सब 180 से कम है। ठीक है, तो ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन पता चल गया आपको। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री चलेगा। अगर 180 डिग्री इक्वल मतलब 180 डिग्री का होगा तो भी चलेगा, लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसे कम होना चाहिए, उसी को बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन। एटलीस्ट वन एंगल कितने का होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए, कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए, बाकी कम होगा चलेगा, लेकिन एक एंगल तो चाहिए जो 180 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180, कम से कम एक एंगल जो होना चाहिए 180 से ज्यादा होना चाहिए। देखो ये एंगल 180 से कम है, लेकिन ये वाला जो एंगल है 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा। देखो ये 180 है, अगर ये नीचे की बाजू चला गया तो क्या हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा ना ये एंगल। तो देखो ये 180 से ज्यादा है, तो कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए कॉनकेव पॉलीगन में 180 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखो ये वो 90 लग रहा है, 90 के आसपास है, मतलब 180 से तो कम ही है ना, सीधी सी बात है। ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से, लेकिन ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है। तो कॉनकेव पॉलीगन बोलता है भाई कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो 180 से ज्यादा है, हाँ सर है, इसमें है। हाँ, तो ये जो राजा का जो मुकुट बनाया हो इसमें क्या है, इसमें कहां से, तो देखो ये राजा का जो मुकुट है ये मानता हूं भाई 180 से कम है, ये भी मानता हूं 180 से कम है, लेकिन ये वाला 180 से ज्यादा है ना, ये भी 180 से ज्यादा है, ये भी 180 से ज्यादा है। तो मतलब इन्होंने क्या बोला कि एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है, तो कॉनकेव पॉलीगन क्या बोलता है, कम से कम एक एंगल कितने का होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए, बाकी कम होगा तो चलेगा। अगर तुम्हारे में एक एंगल 180 ज्यादा आ गया तो आप उसको कॉनकेव पॉलीगन बोल सकते हो। ठीक है, और कॉन्वेक्स तो पता ही आपको कि कम से यानी सभी के सभी एंगल 180 से कम होने चाहिए और या 180 के बराबर होने चाहिए, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इर्रेगुलर और रेगुलर के बारे में। ठीक है, चलो बात करते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन की। अ पॉलीगन हैज ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड सेम हो और सभी एंगल भी सेम हो, उसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जैसे देखो अब यहां पर एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगन में, और दूसरा है स्क्वायर। क्यों, यही दो क्यों है, क्योंकि इसके सभी साइड तीनों की तीनों साइड इसकी सेम है और इसके बीच बनने वाला एंगल भी सेम है। ये जो अपना स्क्वायर है इसकी सभी साइड सेम है, सभी साइड सेम होती है ना, जो स्क्वायर होती है इसकी सभी साइड सेम होती है और उसका एंगल भी सेम होता है, इसलिए क्या है ये दोनों रेगुलर पॉलीगन हैं। तो यहां पर क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी साइड सेम हो और सभी एंगल क्या हो, सेम हो। जैसे कि देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं और सभी के सभी साइड भी सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और यहाँ पर जो साइड है, साइड भी ये भी सेम है, अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, मतलब सभी साइड क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर जो ऐसे डॉट लाइन बना हुआ है तो मतलब ये क्या बता रहा है कि ये 1 डॉट एक लाइन बनाया है, मतलब ये सभी की सभी, इस पे भी एक लाइन है, इस पे भी एक लाइन है, इस पे भी एक लाइन है, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि सभी की सभी साइड क्या है, सेम है। जरूरी नहीं कि एक ही लाइन बनाओ, आप 2 लाइन भी बना सकते हो, लेकिन दोनों पे 2-2 लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 10 भी बनाओ, 20 भी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, खाली सब में क्या होना चाहिए, सेम लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही देखते हैं इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर में भी आपको सबको पता है जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके सभी एंगल 90 के होते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री,
ठीक है, ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री, ठीक है। अब सभी सभी साइड भी इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड सेम हो और सभी एंगल सेम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन क्या बोलता है कि जिसकी सभी साइड सेम हो और सभी एंगल सेम हो, वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। तो ये क्या है, स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन है और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसकी सभी साइड सेम ना हो और सभी एंगल भी सेम ना हो, ठीक है। तो पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर पॉलीगन, मतलब ऐसा पॉलीगन जो रेगुलर पॉलीगन ना हो, वो क्या होगा, इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो अब यहां पर अब लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी तो अपने को मैच हो रही है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी मैच हो रही नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी मैच हो रही है, ध्यान से देखो। अरे जो रेक्टेंगल होता है उसकी क्या होंगे, 90 डिग्री होगा ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सभी एंगल तो सेम हो जा रहे हैं, सभी एंगल सेम हो जा रहे हैं, तो एक तो प्रॉपर्टी मैच हो रही है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी मैच होगी नहीं होगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसकी दो साइड क्या होती है, जो अपोजिट साइड होती है वो सेम होती है, ठीक है। जो अपोजिट साइड होती क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि ये देखो, ये वाला साइड और नीचे वाली साइड, ये दोनों कैसे हैं, सेम है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर तो सभी की सभी साइड की बात होती है रेगुलर में, सभी की सभी साइड सेम होनी चाहिए और सभी के सभी एंगल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो पा रही नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। क्यों, क्योंकि इसकी दो साइड तो सेम है, लेकिन ये दो साइड सेम है और ये दो साइड सेम है, लेकिन सभी की सभी साइड सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। अब बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस में सभी की सभी साइड तो सेम है, चलो मान लीजिए सभी की सभी साइड सेम है। ये अगर ये है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन सभी के सभी एंगल सेम नहीं होते हैं, ठीक है। रोम्बस के अंदर क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल को प्लस करते तो 180 डिग्री आता है, ठीक है, वो 180 डिग्री। लेकिन सभी के सभी एंगल सेम नहीं होंगे, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, रोम्बस में नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये भी इर्रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या, सभी के सभी एंगल सेम है और सभी के सभी साइड सेम है, इसलिए रेगुलर है। और ये स्क्वायर क्या है, सभी के सभी साइड सेम है, सभी के सभी एंगल सेम है, इसलिए क्या होगा, ये रेगुलर पॉलीगन होगा। इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा कि सभी, चलो ये नहीं, रेक्टेंगल में तो सभी के सभी एंगल सेम तो हो रहे हैं, लेकिन सभी के सभी साइड सेम नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन बोलता है भाई अगर मैं हूंगा तो सभी के सभी साइड सेम होंगे, सभी सभी एंगल सेम होंगे, तो मैं रेगुलर पॉलीगन होगा। लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है, ये रेगुलर पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि सभी सभी साइड सेम नहीं है। सेम टू सेम यहां पर सभी की सभी साइड तो सेम हो रहे हैं, लेकिन सभी सभी एंगल सेम नहीं हो रहे, इसलिए क्या होगा, ये इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। चलो तो पॉलीगन के बारे में अपना जो टॉपिक है खत्म होता है सम प्रॉपर्टी की, ठीक है। चलो तो फॉर इंटीरियर एंगल के लिए, अगर इंटीरियर एंगल है यानी ये एक पॉलीगन है, पॉलीगन में कौन सा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी एंगल है, ठीक है, उनके सबके सम को कैसे निकालेंगे, यानी कितना होगा, सभी एंगलों का मेजर कितना होगा, वो सम्स कितना होगा, कैसे मालूम पड़ेगा। देखो उसके लिए एक फॉर्मूला है खाली, किसके लिए, इंटीरियर एंगल, वो भी कैसा पॉलीगन होना चाहिए, पॉलीगन कैसा होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी साइड सेम हो, एंगल सेम हो, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखो सम्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय n ब्रैकेट में n - 2 × 180 डिग्री। तो सर n क्या है इसमें, तो n है n = नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, जो भी पॉलीगन आप ले रहे हो वो कितने साइड से मिलके बना हुआ है उसको बताता है n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप कोई भी पॉलीगन में लगाओगे, आप उसके सबके सब क्या एंगल का मेजर, आप कितना सम्स होता है एंगल का, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अब मैंने एक पॉलीगन लिया है, ठीक है, तो इसमें कितने साइड है, पहले ये देखो साइड कितने हैं, 1 2 3 4 साइड है, तो n = में क्या लूंगा, 4 लूंगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल निकालने का, इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला है ब्रैकेट में n - 2
इंटू 180 डिग्री। अब एन क्या है, एन है मैंने आपको पहले ही बताया, एन जो है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है उसका साइड का मेजर होता है, तो यहाँ सॉरी साइड का नंबर होता है, तो नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 साइड है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, चलो तो 4 - 2 तो मतलब 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल है 4 साइड से मिलके बना होगा तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अगर ये 5 लाइन सेगमेंट से बना हो तो 5 से बना हो तो अपने को क्या लेने का, n की जगह पे क्या लेने का अपने को 5 लेने का, तो फिर से फॉर्मूला लगाओ n - 2 इंटू 180 डिग्री। अब मैंने क्या बोला 5 से बना हो तो n की जगह क्या लेंगे अपने 5 लेंगे, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब 5 में से 2 कट करेंगे कितना बचेगा 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 18 3 जा 54 और 10 का 10। तो अगर 5 से बना होगा, 5 लाइन सेगमेंट से बना होगा कोई पॉलीगन, तो उसका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा 540 डिग्री होगा। ठीक है, चलो अगर अपने को बोले सर कोई भी एक एंगल का मेजर कैसे निकालना हो, अगर कोई एक एंगल है अंदर का कोई एक एंगल है, इसका मेजर कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें क्या होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल, ईच मतलब हर एक कोई एक एंगल का जो मेजर है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल, यानी कोई भी एक इंटीरियर एंगल, सपोज करो कि मैं यहां पर है नहीं, अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो मेरे को एक बाहर का एंगल दिया है, ठीक है, सपोज करो कि ये 130 डिग्री दिया है। ठीक है, तो 130 डिग्री अगर ये बाहर है इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जो बाहर की ओर का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अपने को 130 डिग्री एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो क्या इसका फॉर्मूला अपना, तो ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो इंटीरियर एंगल अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो 180 में से क्या करेंगे अपने, जो एक्सटीरियर एंगल अपने को दिया कितना दिया 130 दिया, इसको करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल 180 में से 130 गया तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो अंदर का जो एंगल होगा कितने का होगा 50 डिग्री का होगा। क्या कह रहा है कि जो भी अगर आपको इंटीरियर एंगल कोई भी एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसके बाहर जो इंटीरियर एंगल दिया है उसको 180 से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी ये तो हुआ इंटीरियर एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, अभी अपने एक्सटीरियर एंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर एक्सटीरियर एंगल। अगर कोई एक अपने को पॉलीगन दिया है, रेगुलर पॉलीगन है, और उसके एक्सटीरियर एंगल का अपने को सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई भी कितने भी साइड से बना हुआ एक्सटीरियर एंगल हो, ठीक है, कितने भी साइड से बना हुआ कोई पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री, चाहे तो 6 साइड हो, 7 साइड हो, 8 साइड हो, 10 साइड हो, कितनी भी साइड से बना हुआ एक रेगुलर पॉलीगन होगा, उसके बाहर के जो सम से जो बाहर के जो एक्सटीरियर मतलब यानी जो एक्सटीरियर एंगल है उनके सम्स कितने होंगे 360 डिग्री ही होंगे, कितने भी नो डाउट कितने भी साइड से मिलके बना हुआ पॉलीगन हो। ठीक है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर अपने को बोले कोई एक एंगल यानी जो यानी हर एक एंगल एक एंगल का मेजर कितना होगा, तो देखो क्या करने का, अपने को पता है पूरे एंगल जो पूरा सबका सम क्या है 360 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल का सबका सम क्या है 360 डिग्री है। तो क्या करने का, अपने को जितनी भी साइड से बना हो उसको 360 को उतनी साइड से करना है डिवाइड कर देना। ठीक है, मतलब यानी 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड। ठीक है, क्या करने का 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड। ठीक है, चलो तो यहां पर अपने को सपोज करो कितनी साइड दिया है 1 2 3 4 5 6 साइड दिया है, तो 6 n इक्वल टू क्या रखूंगा मैं 360 अपॉन में n, n नहीं कितना 6 लेना पड़ेगा ना यहाँ पर नंबर ऑफ साइड में 6। ठीक है, तो 6 1 6 6 6 36 आया मतलब 60। तो हर एक एंगल कितने का होगा 60 60 का होगा, 60 ए बी 60 और ए बी 60 और ए बी 60 और ए बी 60 और ए बी 60, मतलब हर एक एंगल कितने का होगा 60 60 का होगा। अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल बोले तो मतलब यानी हर एक एंगल का मेजर पूछे तो क्या करने का अपने को 360 अपन में n लिखने का। ठीक है, चलो तो अब अपने कुछ सम करते हैं। ठीक है, तो सम देखते हैं
फाइंड द सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है और एक्स की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये कौन सा है, इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। इंटीरियर एंगल मतलब ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में और सभी साइड सभी एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपने को पता है, क्या है इसका फॉर्मूला, सम्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो लिखो चलो, सम्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहां पर नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। कितनी है, 6 है। तो यहां पर n की जगह क्या लिखने का, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 6 में से 2 क्या कितना बचेगा, 4 इंटू 180 डिग्री। 18 4 जा 72 और 10 का 10। ठीक है, तो इसका जो साम्स आया कितना आया, 720 डिग्री आया। तो अपना यानी पहला जो क्वेश्चन था अपना ये पूरा हुआ, इंटीरियर एंगल, सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल अपना पूरा हो गया। अब इसके अलावा क्या बोला है, अपने को बोला है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। तो अपने को सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल मिल गया है, सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल मिल गया है। तो अपने लिख सकते हैं here sums of interior angle is equal to 720 डिग्री। ठीक है, अब सम्स बोला है तो मैं सबको क्या करता हूं, सम करता हूं हर एक एंगल को। ठीक है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 6 टाइम क्या करेंगे अपने, 6 एंगल है तो 6 टाइम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 720 डिग्री, क्योंकि इन्होंने बोला ना सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल, यहां पर ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6x हो जाएगा, 1x यानी सबको प्लस करेंगे तो 6x आएगा इक्वल टू 720 डिग्री। अब 6 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस बाजू आएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 720 डिग्री अपॉन में 6। अब 6 के टेबल से कट करो इसको, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 बचा तो यहां पर हो जाएगा 12, तो 6 2 जा 12 और 10 का 10। तो देयरफॉर x इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री। मतलब हर एक एंगल कितने का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। मतलब हर एक एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री। तो अपना सम्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स कहाँ है, ये रहा, ये एंगल। चलो तो यहां पर पहले ध्यान से देखो कि ये इंटीरियर एंगल पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो देखो ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, सब बाहर के एंगल है ना, बाहर के कोण है, इनका क्या है, यानी सब बाहर के कोण, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलो देखो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, सम्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री होता है। मतलब जितने भी बाहर के एंगल हैं सबका सम 360 के इक्वल में होता है। चलो तो अब सम्स करते हैं। पहला एंगल अपना कहते हैं 110 का दिया है, प्लस सेकेंड 90 डिग्री, और थर्ड 60 डिग्री, और फोर्थ अपने को पता नहीं है, वही तो निकालना है। x इक्वल टू 360 डिग्री। अब 110 में 90 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200,
200 प्लस 60 इस प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 200 में 60 प्लस करेंगे तो होगा 260 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 260 प्लस में आगे प्लस का साइन तो होता ही है, लिखा थोड़ी रहेगा वहाँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 260 क्या है, प्लस में, इस बाजू आएगा माइनस में। ठीक है, इक्वल टू किस बाजू आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस। Therefore x इक्वल टू 360 माइनस 260 डिग्री। Therefore x इक्वल टू 360 में से 260 चला गया तो कितना बचेगा 100 डिग्री, तो 100 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, चलो अब यानी अपने बात करेंगे कोऑर्डिनेटर के बारे में। हम डिटेल में पार्ट 2 में सीखेंगे। पार्ट 1 में इतना है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 1 इसको रखते हैं और आगे वाले को पार्ट 2 रखेंगे। ठीक है।